अब देखो यहां पे ध्यान से समझना कि फ्रेडरिक सोर्यू कितना चित्र का श्रृंखला बनाया था? 4। उसमें से पहला चित्र जो था, चित्र 1, पहला फिगर, वो क्या दिखाया था? अमेरिका व यूरोप के लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने कतारबद्ध खड़े हैं, है ना। दूसरा फिगर दिखाया था स्वतंत्रता की प्रतिमा दिखाया था, है ना। तीसरा राजशाही के ध्वस्त अवशेषों को दिखाया था, ध्वस्त अवशेष। और चौथा दिखाया था ईसा मसीह व अन्य देवताओं का चित्र, ध्यान देना। इन चारों चित्रों को दिखाने का क्या मतलब था? ये बताया था इन्होंने एक सपनों की दुनिया, जिसको क्या कहा जाता है? कल्पनादर्श। जिसको कौन सी कहा जाता है? कल्पनादर्श, यूटोपिया। क्या बोला जाता है इसको? यूटोपिया। ये चित्र जो बनाया था, उन्होंने सपनों की एक दुनिया बनाई थी, है ना। कल्पनादर्श बनाया था। कल्पनादर्श कहने का मतलब एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करना, एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करना जिसका पूरा होना लगभग असंभव था। कहने का मतलब उस समय वही चीज वो सोच रहा था। कौन? फ्रेडरिक सोर्यू। और फ्रेडरिक सोर्यू ने क्या बताया? सबसे पहले अमेरिका व यूरोप के लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने कतारबद्ध खड़े थे। इसमें सबसे पहले अमेरिका के लोग खड़े थे, स्विट्जरलैंड के लोग खड़े थे, क्योंकि उस समय तक अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो था वो राष्ट्र बन चुका था, वो राजवंश से निकल चुका था, राजाओं को वहां से हटा चुका था। दूसरा नंबर में स्वतंत्रता की प्रतिमा का रूप दिया जाने लगा था। क्लास 9 में पढ़ा होगा तुम लोग कि स्त्रियों का रूप दिया जाने लगा था। कई प्रतीकों को दिखाया गया था कि आजादी का प्रतीक होता है टूटी हुई जंजीर, लाल टोपी, है ना। जैकोबिन क्लब के जो लोग होते थे वो लाल टोपी पहन के विरोध प्रदर्शन करते थे, है ना। तो उसी प्रकार स्वतंत्रता की प्रतिमा को उन्होंने बनाया, जिसमें उसके एक हाथ में जलता हुआ मशाल था, जो क्रांति का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? क्रांति का। कि अब हम लोग लड़ना स्टार्ट करेंगे और अपने यहां भी राष्ट्र राज्य की घोषणा करेंगे, राष्ट्र राज्य को बनाएंगे। और दूसरे हाथ में लोगों के अधिकारों का मूल पत्र, कि जो राष्ट्र बनेगा, जो देश बनेगा, उसमें सारे लोगों का अधिकार कौन सी होगा, घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, वो दिखाया गया है। तीसरा नंबर में क्या बोला है? राजशाही के ध्वस्त अवशेष। चूंकि स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इन सभी देशों से राजाओं को हटाया जा रहा था, राजाओं को मार के भगाया जा रहा था, तो उन्होंने वही कल्पना की थी कि अब हमारे देश में भी धीरे धीरे राजाओं को हटाया जाएगा
और एक ऐसी सरकार लाई जाएगी जिसको लोगों ने चुना है, जो लोगों के अनुसार चलेगा और लोगों को उनका मूल अधिकार मिलेगा। तो ऐसे चित्रों की श्रृंखला बनाई थी और वो चित्र कौन सी था? कल्पनादर्श। क्या था? कल्पनादर्श का मतलब क्या है? एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करना जिसका पूरा होना लगभग असंभव है। उस समय तक असंभव था। कुछ समय के पहले, आज से 20 साल 25 साल के पहले हम लोग कह सकते थे कि दूर बैठे व्यक्ति से भी हम सामने देख के बात कर सकते हैं? नहीं बोल सकते थे, लेकिन कल्पना कर सकते थे कि हाँ ऐसा होता कि कोई आदमी दूर बैठल रहता फिर भी हम सामने से बात कर लेते, ऐसा सोचते थे। तो वही क्या है? कल्पना। वो पूरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आज के जमाने में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो उस समय कल्पनादर्श को उन्होंने दर्शाया था। ये पूरा जो फिगर है वो कल्पनादर्श है, ध्यान देना। और उस समय के राजा जो होते थे वो निरंकुश होते थे। क्या होते थे? निरंकुश। अब निरंकुशवाद क्या है, इसको थोड़ा सा यहां समझ लो। इसी पेज में दिया हुआ है। निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद कहने का मतलब एक ऐसी विचारधारा वाली सरकार जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, वो अपनी मर्जी से काम करेगा, है ना? किसी का उसमें कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। उसको, उस राजा को जो मन किया वो करना प्रारंभ कर दिया, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं। आज की सरकारें क्या होती है, अगर सरकार कोई गलत काम करता है तो विपक्ष उस पर दबाव डाल देता है कि आप ये गलत काम नहीं कर सकते हैं। जनता सड़कों पे उतर जाती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं करने दिया जाता था, है ना? तो कहने का मतलब यही है कि निरंकुशवाद की भावना क्या है कि जो अपने मन से करे। अंकुश, साइकिल में ब्रेक रहेगा तब न साइकिल को रोकेंगे, तो ब्रेक कौन सी है? अंकुश का काम कर रहा है। और जगह में ब्रेक नहीं रहेगा वो कौन सी होगा? सीधे जाकर ठोक देगा। बात समझ रहे हो ना? तो अंकुश रहना चाहिए, नहीं तो सरकार अपनी मनमानी करेगा, है ना? किम जोंग उन, उस पर कोई दबाव नहीं है। जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। वो जो बोलता है हम खाते हैं वही यहाँ की जनता खाएगी, जो हम पहनते हैं वैसे ही स्टाइल का पहनेगा। वहां पे सारा सैलून में लगा दिया है कि इस प्रकार का ही बाल कटाया जा सकता है ना? चौक चौक पर प्रतिमा लगा दिया है अपना कि कोई भी बाहर निकलेगा तो सबसे पहले हमको प्रणाम करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। अगर नहीं प्रणाम करोगे तो तुम्हें सजा होगी, है ना? ऐसी परिस्थितियां वहां पे। और चौथा नंबर फिगर क्या है? ईसा मसीह व अन्य देवताओं का चित्र है। ये क्या संदेश देता है? ध्यान देना। इसको क्यों बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया कि अगर राष्ट्र राज्य की स्थापना हो जाती है, क्योंकि भगवान के नजर में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समूह का हो, भगवान की नजर में सारे लोग इंसान हैं, है ना? तो इंसानियत को व्यक्त करने के लिए उन्होंने सारे देवताओं का चित्र बनाया कि देखो राष्ट्र राज्य की स्थापना होगी तो सारे देवता जो होंगे वो प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। इसलिए उन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। किन्होंने बनाई थी? फ्रेडरिक। कब बनाई थी? 1848 में। बात समझ में आया? यहाँ पे 2 टॉपिक याद रखोगे, एक कल्पनादर्श और दूसरा निरंकुशवाद। कल्पनादर्श और निरंकुशवाद, ये दोनों को याद रखोगे। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग थोड़ा सा घुसेंगे फ्रांसीसी क्रांति की ओर, है ना? किसी ओर? फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति तुम लोग 9 में पढ़ चुके हो कि फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार हुई थी, क्यों हुई थी, क्या क्या दिक्कतें हुई थी, कैसे वहां के राजा को भगाया गया था, ये सब पढ़े थे। अब यहां पे देखो, आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, इस टॉपिक का नाम है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार।
ध्यान देना, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, राष्ट्र का विचार। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार हुई। 1789 में लुई 16वीं को, किसको? लुई 16वीं को राजा के पद से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, है ना। उसके बाद वहां का पदभार मिला था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। वो कभी राजा नहीं बना था, ध्यान रखना, वो कभी वहां का राजा नहीं बना था। वो जो क्रांतिकारी समूह का मेन लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। वो उन्होंने सिर्फ एक जो होता है कार्यकारी पद जो होता है उसको उन्होंने संभाला था, वो राजा नहीं बना था। लेकिन वो जब कार्यकारी का पद संभाला था उसी को बोला जाता आतंक का राज। सब लोग अच्छा सोच के उसको पदभार दिया था, लेकिन उसने ऐसा आतंक मचाया कि लोग फिर से परेशान हो गए, है ना, फिर से परेशानियां होने लगी। तो चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लुई 16वीं को 1789 में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, है ना, समझ जाओ। अब उसके पश्चात क्या होता है, ध्यान दोगे इस चैप्टर में, उसके पश्चात की कहानी को पढ़ना है। अब लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना आई, है ना, और लोगों ने विचार किया कि अब जब लुई 16वीं को हटा दिया गया तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना है कि राष्ट्र कैसे गठित हो इसके बारे में सोचना है। तो उन्होंने अपने देश में कुछ बदलाव किए, है ना, लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने के लिए कुछ बदलाव किए। यहां पर टॉपिक क्या बनता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। निम्नलिखित बदलाव किए। क्या क्या बदलाव किए, एक एक टॉपिक को हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या कदम उठाया था? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। विचारों पर बल दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझोगे कि जिस समय राजशाही था उस समय लोगों का कुछ नहीं था, जमीन जायदाद घर मकान कुछ नहीं था, लोगों का अपना कुछ नहीं था, सब किसका था? प्रजा का था। लेकिन उसके बाद बोला कि अगर यहां पे हम पैदा लिए हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बाद अगर यहां पे पैदा लिए हैं, यहां पे हमारा जन्म हुआ है, तो ये भूमि किसकी है? हमारी है। हमारे पिताजी भी यहीं रहे, हम भी यहां रहे, तो इस भूमि पर अधिकार किसका होना चाहिए? हमारा अधिकार। और दूसरा नंबर नागरिक, है ना। जिस समय राजशाही होती थी उस समय नागरिक नहीं होते थे लोग। नागरिक किसको बोलते हैं? पीपल किसको बोलते हैं? ध्यान देना कि जिनको
मूल अधिकार संविधान के अनुसार प्राप्त हो, उसको हम कौन सी बोलते हैं? नागरिक। अगर कोई अधिकार ही नहीं है हमको, ना वोट डालने का अधिकार, ना राजा चुनने का अधिकार, ना ही मौलिक अधिकार मिल रहा है, तो उस कंडीशन में उस देश के नागरिक हम नहीं। तो इस पर बल दिया गया कि यहाँ जितने भी लोग रहेंगे वो सभी इस देश के क्या है? नागरिक हैं। उनको बराबरी का अधिकार मिलना जरूरी है, मिलना चाहिए, उनको सारे अधिकार मिलना चाहिए। इसको उन्होंने अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया। दूसरा नंबर उन्होंने किया था, एक संविधान बनाया जिसके अनुसार लोगों को संविधान के अनुसार बराबरी का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया कि कानून के नजर में सभी क्या है? बराबर है। कानून के नजर में कोई भी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट नहीं है, बल्कि सब एक ही स्टेट है ना? ध्यान देना। उसके बाद क्या किया गया? तीसरा नंबर, एक फ्रांसीसी झंडा चुना गया, एक फ्रांसीसी झंडा चुना गया। वो जो पहले वाला झंडा था वो नागरिकों की भावना को आहत करने वाला था, वो राजशाही झंडा था। उसको बदल के कौन झंडा चुना गया? फ्रांस की एकता को जिसमें दर्शाया जाता है उस झंडे को चुना गया। वो भी तिरंगा ही था, वो भी तिरंगा ही था, लेकिन उसका कलर अलग अलग होता है ना? लाल, सफेद और पीला, ध्यान रखना। इसके अलावा तीसरा नंबर, पहले होता था स्टेट जनरल। क्या होता था? स्टेट जनरल। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। है ना? स्टेट जनरल का नाम क्या कर दिया गया? और स्टेट जनरल में कौन सी होता था रे बाबू? तीनों जनरल को, तीनों स्टेट के लोग, प्रतिनिधियों को बुलाया जाता था और क्या किया जाता था? एक एक वोट तीनों स्टेट के प्रतिनिधियों से लिया जाता था। है ना? बेचारा दो स्टेट को आरक्षण मिला हुआ पहले से, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को तो कुछ करना नहीं है। अब तृतीय स्टेट का एक वोट बच जाता था, अपने वोटवा बचता था, तो वो अपन पक्ष में देता था, तो कोई काम हो नहीं पाता था। दो वोट एक देने पड़ गया तो ककर पलड़ा भारी रहेगा? जिसके पक्ष में 2 वोट पड़ा उसका ही पलड़ा भारी रहेगा। तो वो दोनों जो थे प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, वो कभी राजा का निरादर नहीं करते थे। जो राजा लिख के देता था वही उसी में सहमति जता देता था। तब तृतीय स्टेट वाला कभी जीतता नहीं। लेकिन जब स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया तो इसमें जितने भी सक्रिय नागरिक थे, कैसे नागरिक? सक्रिय नागरिक, जो एक्टिव पीपुल थे, उन्होंने वोट डालना स्टार्ट कर दिया। अब उसको वोट डालने का अधिकार, लेकिन एक्टिव नागरिक कोई, उस समय सब नागरिक को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। अभी जिस प्रकार है ना कि जितने भी वयस्क लोग हैं, 18 या 18 साल से बाद के जितने भी लोग हैं, उन सबों को वोट डालने का अधिकार है। उस समय ऐसा अधिकार नहीं था। उस समय सिर्फ सक्रिय नागरिकों को वोट डालने का अधिकार था। इसके अलावा 5वां नंबर, एक नया राष्ट्रगान चुना गया। एक नया राष्ट्रगान चुना गया।
शहीदों का गुणगान हुआ, शहीदों का गुणगान हुआ, है ना। जो फ्रांसीसी क्रांति में शहीद हुए थे उनका गुणगान किया गया। जैसे हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी अपने जो बहुत सारे राष्ट्रीय गीत हैं उसमें शहीदों का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, जो शहीद हुए हैं उनका। उसी प्रकार से शहीदों का गुणगान किया गया, नया राष्ट्रगान चुना गया, वही एक राष्ट्र की पहचान बन गई, है ना। तिरंगा चुना गया, उसके नीचे सारे लोग जमा होते थे, उनका सम्मान करते थे, प्रतिष्ठा करते थे, है ना। समझते जाना है कि करके। इसके अलावा सारी क्षेत्रीय भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित कर, हतोत्साहित कर फ्रेंच को राष्ट्र का साझा भाषा चुना गया, साझा भाषा चुना गया। साझा भाषा चुना गया कहने का मतलब, वहां पे जिस समय राजशाही था उस समय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता तो भाषा बदल जाता था, भाषा चेंज हो जाता था। तो उन सारी बोलियों को क्या कर दिया गया, हतोत्साहित कर दिया गया कि उसको बंद करो। और अगर फ्रांस का नागरिक हो तो तुमको कौन सी भाषा बोलनी होगी, फ्रेंच बोलनी होगी। फ्रेंच को मुख्य भाषा बना दिया गया कि फ्रांस की पहचान किससे होगी, फ्रेंच भाषा से होगी। छठा, नापतौल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। सातवां क्या है, नापतौल की एक समान व्यवस्था लागू किया गया। क्या होता था ना फ्रांस में कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया, यहां अगर 1 किलो है तो आगे नापे वाला 750 ग्राम निकलेगा। वहां का 1 किलो जो है ना वो यहाँ का 750 ग्राम। अब यहाँ पे 1 किलो लिया तुम, वहां जाके कितना निकल रहा है, 750 ग्राम। नुकसान होगा कि नहीं होगा, उस वस्तु का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती थी। तो वहां पे डिसाइड किया गया कि नाप तौल की पूरे देश में एक समान व्यवस्था रहेगी। बात समझ रहे हो ना, ध्यान रखना। इतने चीजों में बदलाव किया गया, इतनी स्थितियों में बदलाव किया गया। पहले जितना भी था सब इसका ऑपोजिट था, है ना। ध्यान रखोगे।